हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज संडे है। सईद नकवी साहब से एक बार फिर हमारी आज बात हो रही है। नकवी साहब से हम जब भी बात करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन में गहराई भी होती है, गहराई भी होती है और आगे भी जो अंदेशे और मुश्किलात और शकूक और शुबहात होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। आज एक सबसे बड़ा मसला जो है जिस पर हमें बात करनी है वो भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टकराव तो शायद ये छोटा लफ्ज है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कोई बात कहे जाना और उसके बाद फॉलोअप के तौर पर दोनों तरफ से कुछ ऐसे इकदाम करना जिसमें पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वीजाएं देने का सिलसिला बंद किया जा रहा है भारत की तरफ से, और भी बहुत कुछ हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इसके आगे क्या खतरात हैं। क्या खालिस्तान वाला मामला वाकई फिर से उसी तरह से उठेगा जैसे 1980s में था। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इजराइल और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल करने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसमें दो कदम आगे दो कदम पीछे वाला सिलसिला पिछले हफ्ते में कई बार हुआ है। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर किस तरफ जिसे कहते हैं ना ऊंट किस तरफ करवट लेगा, क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यूक्रेन जंग ऐसा लग रहा है कि एक नए मरहले में दाखिल हुई है। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका हथियार भेज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी पोलैंड, वहां से ऐसा लग रहा है कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब बहुत कुछ हो चुका। क्या कुछ है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनाडा इंडिया के बीच में जो खालिस्तान का मामला खड़ा हुआ, इस पर क्या कुछ है। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये खालिस्तान वाला मामला 1980 की दहाई में जिस नुकसान तक पहुंचा कि गोल्डन टेम्पल पर कार्रवाई हुई, उसके बाद 1984 के दिल्ली में एंटी सिख दंगे, दंगे तो छोटा लफ्ज है, मैंने भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग की थी उस जमाने में। एक अजीब कत्लेआम की सूरत हाल थी। क्या मुल्क कहीं कोई ऐसे क्राइसिस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? भाई, खुदा ना करे ऐसा हो। वो तो बहुत ही भयानक दौर था, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसे हैं कि शायद एक किस्म की एक्सट्रीमिज्म को फरोग मिल सकता है। वो किस हद तक है, उस पे हिंदुस्तानी सरकार को सख्त रहना पड़ेगा। अब ये जो देखिए, दुनिया का किसी बड़े मुल्क जैसे कनाडा, उसका प्राइम मिनिस्टर वो ये नहीं कर, वो यहाँ पे ये मामला बिल्कुल दबा रहा जब वो G20 हो रही थी कि उसने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये शिकायत की कि साहब, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी। निज्जर के ये एक खालिस्तानी सपोर्टर 46 साल का सरे में जो एक काउंटी है, वहां वो उसको लोगों ने मार दिया। ये उसने बात यहाँ यानी यहाँ कभी जाहिर रिवील नहीं हुई, कहीं मीडिया में नहीं आई ये बात। आखिर में उसने अपनी तकरीर में कहा वहां कनाडा में कि मैंने बिल्कुल सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब से ये बता दिया था कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो मुलव्विस है। शायद इस एक जरा सा डाउट का एलिमेंट कहीं है उसमें कि इस मर्डर में। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी सरजमीन पे हमारा एक सिटीजन मार दिया जाए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ। अब इसके बहुत से इसमें अब हिंदुस्तान की सरकार जाहिर है ये कहेगी कि साहब हम ऐसा नहीं करते, हम कहीं दूसरे मुल्क में जाके किसी को हलाक नहीं करते। अगर ऐसा है तो दाऊद इब्राहिम तो बहुत खुश होंगे कि भाई अब तो हिंदुस्तान ने हाथ उठा लिए कि
वो बाहर जाके किसी को हलाक नहीं करेगा और वो बहुत सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को। पर ये बात बहुत सीरियस है। अच्छा, कनाडा फाइव आईज का हिस्सा है। फाइव आईज क्या है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब एंग्लो सैक्सन ममालिक जो हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। जिस इंटेलिजेंस को शेयर करने का मालूम ये हुआ कि जब वॉशिंगटन से भी रिएक्शन आया, वो ये कि वॉशिंगटन इस वक्त हिंदुस्तान के साथ सबसे ज्यादा अपने रिश्तों को महफूज रखना चाहता है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास भी ये भनक निकली। चारों पांचों मुल्कों से अगर ये बात ऐसी आ जाए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है, तो ये तो बहुत ही धब्बा है, इसमें कोई शक नहीं। और धब्बा ही नहीं है, अगर धब्बा है तो वो तो किसी तरह से आप आ, ये करें कि आइंदा अब ना होगा, कोई इस तरह से माफी मांग ले। लेकिन ये है कि अगर उसका असर पंजाब की एक्सट्रीमिज्म पे पड़ता है और जो कि पड़ सकता है। अब आपने क्या किया है? आपने वीजे बंद कर दिए। वीजों का मतलब है, इसका मतलब ये है कि वहां के सिख और वहां के पंजाबी अब पंजाब नहीं आ सकते। समझे ना? ये एक एक पहलू इसका ये है। तो आपने एक बाधा लगा दी। अब यही चीजें स्पाइरल करती हैं। दो तीन चीजें और भी हैं। आपको अगर याद हो तो 1982 में, देखिए ये अजीब गरीब मामला है ये। 80s में पंजाब के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट खड़ा हो गया था जिसने बहुत ही एक खतरनाक रूप धारण कर लिया। उसके खिलाफ मिसेस गांधी ने जब जम्मू का इलेक्शन लड़ने गई, और जम्मू जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है पंजाब के, तो उन्होंने पंजाब के मामले को 1982 के इलेक्शन में बहुत बहुत ही यानी जिसको कि आप कहें कि एंटी माइनॉरिटी स्पीच, आप कह सकते हैं कि वो कम्युनल स्पीच भी एक दूसरा रुख था मिसेस गांधी का। उन्होंने ये स्पीच दी क्योंकि वो जम्मू में हिंदू कंसोलिडेशन सीख कर रही थी 1982 में। उसका नतीजा ये हुआ कि चीजें स्पाइरल करती गई। उसमें तो न जाना चाहिए। आखिर में हरमिंदर साहब पे हमला हुआ और भिंडन वाले की जिस तरह से वो वहां घुस के, तो एक बहुत आलमे सिखों की उसमें आस्था में जाहिर है कि बिल्कुल गोया मक्के मदीने पे हमला कर दिया जाए, या ये कि हमला हो जाए जहां पोप रहते हैं सेंट पीटर चैपल में या सिस्टर्न चैपल में, इस तरह की बात उनके लिए बहुत अहम बात थी। खैर वो किसी तरह से दबा। उसमें पुराने घाव के ऊपर से स्कैब्स उठाना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बात जो बढ़ रही है, देखिए इसका एक पहलू और क्या है। दूसरा पहलू ये है कि अभी जस्ट इसी हफ्ते एक लड़का है सुखबीर सिंह, बहुत ही पॉपुलर रैप सिंगर है, सिख है, पंजाबी है। उसने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में एक मैप पोस्ट किया जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट और पंजाब, यानी पाकिस्तान का खित्ता और पंजाब और कश्मीर सब एक तरफ कर दिया और कहा प्रे फॉर पंजाब। उसका नतीजा ये हुआ कि एक यहाँ पे खलबली हुई। उस खलबली में विराट कोहली जो हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े, बहुत ही आइकॉन है, उसने अपना, इनका इनका फैन था वो, उसने अपनी अनफॉलो किया, अपने फैनशिप को गोया। और ये बात अब ये हुआ है मार्च में। लेकिन अभी क्या किया गया कि उसका यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला था 4 जगह, बंबई या मुंबई, माफ करें, मुंबई, बेंगलुरु,
दिल्ली और शायद एक और कलकत्ता वगैरह का, शायद इन 4 शहरों में उसका प्रोग्राम था। लाखों की फॉलोइंग है। वो बड़े बड़े पार्क्स खाली करा दिए गए थे, टिकट बेच दिए गए थे, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, इसको यहां नहीं आने दिया जाएगा। अब उसको रोक दिया गया। अब ये तमाम फैंस हैं, उसका भी असर जाहिर है पंजाब पे होगा। इन सब से हट के एक बहुत ही लेजिटिमेट मूवमेंट चल रहा है पंजाब के अंदर, वो है एक किसान मूवमेंट। वो किसान मूवमेंट जो है वो 10-20 हजार लोग इकट्ठा होके उन्होंने ये डिमांड की है कि साहब हमारा आपका पाकिस्तान से 1.2 बिलियन, अभी उनका कहना है, ये इन आंकड़ों को मैंने चेक नहीं किया, ये उनका कहना है कि 1.2 बिलियन का ट्रेड है और हमको उसमें से एक धेला नहीं मिलता। आप ये अटारी वाघा हुसैनी वाला कॉरिडोर को खोलिए ताकि हमारा गल्ला, हमारा बासमती राइस, ये सब वहां जाए और बिके, और हम लोग और पंजाब में जो इतने प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो घटे। आपने मुंद्रा पोर्ट से भेजना, अब ये सब उनके एलिगेशन हैं, इनकी तस्दीक मैंने नहीं कि मैंने इसको इंक्वायर नहीं किया है कि क्या ये सही है कि नहीं। उनका ये कहना है कि मुंद्रा पोर्ट जो कि अडानी का गोया पोर्ट है गुजरात में, वहां से ये सब ट्रेड जा रहा है या फिर दुबई के जरिए जा रहा है। ये बहुत महंगे रास्ते हैं, सीधा सीधा हमारा रूट खुलना चाहिए। और हम, अब ये एक चीज उठ रही है, अब ये किसान जो है वो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है उसको बिठाना, और खासकर पंजाब का। आपने देखा जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंजाब का कितना बड़ा योगदान था। तो अब ये भी दोबारा हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट में उनके ग्रुप्स जो हैं वो मिल मिल के ये डिमांड आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के अखबार में कहीं नहीं है, जूनी रेंगरी कुछ लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे चैनल्स पे इसकी बात की है। मामला भी सिखों के ग्रीवेंस पे जाके भटकता है। इससे पहले एक दो पॉप सिंगर्स वगैरह को बंद कर दिया गया था। तो एक पूरी फेहरिस्त बनती चली जा रही है जिसको कि रोकना बहुत जरूरी है। सिखों वो हमारे भाई हैं, उनका बहुत ही योगदान है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की फौज में, यहाँ पे। और हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम राइट्स जहाँ हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 साल पहले, उसमें उन्होंने सारे गुरुद्वारे अपने खोल दिए। तो एक वो रिश्ता बहुत अच्छा है, फिर वो बहुत ही हमवार तरीके से रह रहे हैं। एक दफा एक कयामत आ चुकी है 80s में, 84 में मिसेस गांधी का खुद हत्या कर दी गई। उसके बाद अब ये, अब इसके अंदर कोई सियासी पहलू है, ये बहुत खतरनाक पहलू होगा क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अब उस इलेक्शन में ये भी एक मुद्दा जिसके खिलाफ के हिंदू कंसोलिडेशन सीख किया जाए, उसको फरोग दिया जाए। खुदा करे ये ना, अगर ये है तो भाई जो भी इस तरह से सोच रहा है वो बात हिंदुस्तान के हित में नहीं है, और हमारे हिंदू सिख मुस्लिम बिरादरी के भाईचारे के लिए बहुत ही मुज़िर है अगर ऐसी सोच है तो। नकवी साहब, मैं जरा बीच में रोक करके कहना, आपसे मालूम करना चाहता हूं कि कुछ ये बात भी कही जा रही है भारत सरकार की तरफ से कि कनाडा में जो हिंदू हैं उन्होंने वहां शिकायत भी की है कि उनको सिक्योरिटी का मसला है, यानी सिख उन पर हमले कर सकते हैं। तो ये हिंदू सिख न सिर्फ भारत के अंदर नफरत अगर बढ़ी तो यहाँ नुकसान देगा, बल्कि वहां तक भी ये नफरत अगर बढ़ी, ये स्पॉन्सर्ड है। वही नहीं, हाँ, वही नहीं, सारे डायस्पोरा में, जी क्योंकि जी, ये सब आजकल कम्युनिकेशन और ये मीडिया के जरिए सब लिंक्ड है।
पूरे डायस्पोरा में ये फिशार एक पैदा हो सकता है, बहुत मुज़िर है। ये इसको फौरन हिंदुस्तानी सरकार को आगे बढ़ के पीछे हट के इसको संभालना चाहिए। ये मैं इसको बहुत ही एक खतरनाक स्ट्रॉ इन द विंड जिसे कहते हैं, तो देख रहा हूँ। ऐसा तो रोकना चाहिए हमारे ख्याल में। आप अपने चैनल के जरिए और तमाम लोग इसको आगे बढ़ के इस पे रोक लगाएं, क्योंकि ये भाईचारा जो है, एक तो देखिए मुस्लिम हिंदू तो तोड़ने की बेपनाह कोशिश हो चुकी और हो गई। जी जी जी। अब ये सिखों का लाना, ये बहुत ही ज्यादा ये इस मिक्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, इसलिए ये ना होना चाहिए। जी जी अच्छा, जी, इत्तेफाक से पंजाब पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तान से आपके रिश्ते हैं, अब रिश्ते बहुत कशीदगी है, टेंशन है। वहां एक और मसला खड़ा हो गया है। वो मसला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे skirmishes नहीं और ज्यादा, यानी अब वहां ये सवालात उठने लगे हैं बहुत ही फंडामेंटल किस्म के, क्या डूराइड लाइन है कि नहीं, आप बताइए। इसकी बात ही करना मुझे है, क्योंकि ये तो बहुत ही गोया आर्किटेक्चर इस पूरे साउथ एशिया का खुल जाएगा। अब जल्दी से वहां ये खबर आई है कि इलेक्शन करवा रहे, इलेक्शन न करवाना बहुत मुज़िर था, और अब इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी में। अब ये देखा जाए तो उस इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। बहरहाल वो किस्सा अलग है, वो कभी किस्सा और हम प्रोग्राम करेंगे। जी जी। अच्छा, अब मैं उस पर आना चाहता हूँ। इजराइल और सऊदी अरब के बीच में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की जो कोशिश है, खास तौर पर अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू की और जो बाइडन की मुलाकात हुई, और उसमें जो बाइडन जो अब से पहले दूरी बना रहे थे नेतन्याहू से, उन्होंने ये उन्हें दोस्त कह करके भी मुखातिब किया, और उसके साथ साथ ये कहा कि तुमने मुझे ये बात बार बार कहते हुए सुना होगा कि अगर इजराइल ना भी रहे तो भी हम एक इजराइल इन्वेंट कर लेंगे, और ये बात मैं बार बार कहता हूं। तो वो इजराइल से मोहब्बत का जो इजहार मैं समझता हूं इससे बेहतर अल्फाज में नहीं हो सकता। तो ये सऊदी अरब को अब एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी देने की तैयारी, ये भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स को कहा है कि इनसे बात करके देखो, आपस में बात करो, देखो कोई अगर नुकसान ना हो तो उस तक आगे जाया जाए। तो ये अभी पिछले हफ्ते खबर थी कि अमेरिका के जरिए कहलवा दिया गया कि हम बातचीत रोक रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से। तो ये 2-2 4-4 दिन में बिल्कुल पोजीशन का चेंज होना, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये डिप्लोमेसी का बिल्कुल एक नए किस्म का सिलसिला है, जो शायद एक लंबे अरसे के बाद सऊदी अरब अपनी अपनी हैसियत को शायद दिखा रहा है, जता रहा है, और अपनी पॉलिसी, क्योंकि इससे पहले इस एग्रीमेंट में अमेरिका के साथ एक कंडीशन ये भी आ रही है कि ये सब हम करेंगे और आप चीन और रूस से जरा पीछे हट जाओ, सऊदी अरब से कहा जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख ऐसा था नहीं, ये सारा मरहला है जो खड़ा हुआ है। दुनिया इस वक्त दुनिया अपने एक्सिस पे घूम रही है, समझे साहब, और उसको डबल स्पीड में घुमाया जा रहा है। अब उसमें सब जो जो अपने पांव जमीन पे रख पा रहे हैं, वो हर तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कि जो एक स्तंभ था वर्ल्ड ऑर्डर का, वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्तंभ, जिसको कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहें, उसकी चूलें हिल गई। वो अब वो नहीं रहा जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने में था। अब वो सोल सुपर पावर नहीं, बल्कि एक जो दुनिया में तमाम कुव्वतें हैं उनमें वन अमंग इक्वल है, और ये कि वन मोर इक्वल देन अदर्स, वो नहीं। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एक चीज हुआ करती थी कि हम एक्सेप्शनल है, और यानी ये कि हमारे यहाँ मनरो डॉक्ट्रिन है। मनरो क्या है? मनरो उनके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, वो ये कि उस खित्ते में जहां अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स है,
वहां कोई बैरूनी कुव्वत पूरे खित्ते में, यानी लैटिन अमेरिका में, वो कोई अपनी कुव्वत का इजहार नहीं कर सकता। वो हम, ये हमारा इलाका है। एक तरफ तो वो है, और एक तरफ आप उस पर खड़े हुए हैं रूस की छाती पे यूक्रेन के जरिए, तो कह रहे हैं कि इसको हिस्सा बना दो नेटो का। अगर वो कहें कि साहब वहां एक हमारा एक अग्रीमेंट हो गया है वेनेजुएला के साथ कि हम वहां पे अपने बंदूकें और तोहफे लगा सकते हैं, तो क्या होगा? तो ये अनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी, वो खत्म हो चुकी है। अब उससे लोग घबराए। क्या हुआ? जब ये कमजोरी दिखाई दी तो चीन आगे बढ़ा। उसने दो बिल्कुल, यानी जिन बिल्कुल आपको अशंभा हुआ दूसरे दिन कि सिर्फ डिप्लोमेसी और कतर और इराक, इनकी डिप्लोमेसी से ईरान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते हमवार हो गए। ये तारीख वाला इसको वैसे ही लिखेगा जैसे कि हेनरी किसिंजर ने जब अपनी थीसिस सबमिट की थी, जो मास्टरपीस है, हालांकि उनकी मास्टरपीस से भी मुझे खुद इनकार है, लेकिन है मास्टरपीस। अ वर्ल्ड रिस्टोर्ड, ये अ वर्ल्ड रिस्टोर्ड, ये उसका टाइटल है, जो कि कांग्रेस ऑफ वियना में जो मेटरनिक वियना छोटे छोटे पावर्स ने किस तरह से रोल प्ले किया, तो यूरोपियन बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने में, वही हाल मैं आखिर में तारीख देखिए कहेगी कि ओमान ने ये रोल अदा किया। कई दफा करता रहा है खामोशी के साथ। ओमान के रोल को समझना हमारे आपके लिए एक, बल्कि स्कॉलर्स के लिए सब्जेक्ट है। तो ये उसने ये करा दिया। अब अमेरिका में जाहिर परेशानी कि भाई हमारा जो मेन मोहरा था सऊदी अरेबिया, वो हाथ से निकल गया। अब उसको कैसे बांधा जाए? तो लगे हुए हैं। कई दफे जेक सल्लिवन वहां गए और ये ब्लिंकन गए, इन्होंने कि भाई इधर भी उतरो वहां भी उतरो, जल्दी जल्दी कोई समझौता करो। इनके समझौते के सऊदी अरेबिया के दो कंडीशंस हैं ओपन, एक कंडीशन है खुफिया। दो कंडीशन जो ओपन है वो ये है कि साहब आप हमारा एक न्यूक्लियर, चाहे वो अमेरिकन सुपरवाइज हो लेकिन हमारे मुल्क पे हो, एक तो ये। दूसरे एक वो एक पैक्ट करना चाह रहे हैं अमेरिकन के साथ कि एक पैक्ट हमारा हो जाए हमारी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा साहब, ये अगर हो गया और आपने ईरान को ब्लॉक कर रखा है, 2015 का जो न्यूक्लियर पैक्ट उसके साथ आपने किया था, उसको ब्लॉक कर रखा। ट्रंप साहब ने उसको कैंसिल कर दिया 2018 में। अब तो ये एक हुआ, एक फिशार पैदा करने की एक जरूरत। सऊदी अरेबिया दो तो खुली बातें कर रहा है, एक जो अलग कह रहा है, जो उसके उसका एमबीएस का स्टेटमेंट है कि हमारा सबसे बड़ा इशू है पैलेस्टीनियन। ये अब उनके दिल से ये आवाज निकल रही है कि दिमाग से आ रही है, ये अलग बात है। ये आवाज ईरान के दिल में भी है और दिमाग में भी है। तो अब उनके कंपटीशन में ये हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए तो हमारे पास भी होंगे। उसकी तैयारी के लिए अमेरिका अगर मदद कर दे, और इस नेतन्याहू साहब ने अपने अफसरान से कह दिया है कि भाई तैयारी करो, इनसे ये बात होने वाली है। अब वो कब होगी, किस लिए होगी, ये उसमें क्या क्या तय किया जाएगा, ये देखने की बात है सारा यही कि वही मेटरनिक की जिस तरह से यूरोप के मिडल ईस्ट का बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो वो इसमें 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 एक चीज सामने आई है कि रजब तैयब अर्दगान भी मिले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर नेतन्याहू से, और उन्होंने इस बात के लिए सपोर्ट किया है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात बढ़ते हैं तो उसका वो सपोर्ट करेंगे। ईरान ने कहा है कि ये फिलिस्तीनियों की
कमर पर एक तरह से छुरा घोंपने जैसा होगा। और इस किस्म के रिएक्शन कई तरफ से आ रहे हैं। तो पिछले दिनों आपको याद होगा फीफा फीफा जो चैंपियनशिप हुई थी कतर में, जी जी उसमें 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 ये रिपोर्टें इजरायली मीडिया में बाकायदा आई थी कि आम अरब इजरायली जर्नलिस्ट से बात नहीं करना चाहता, नफरत है आम अरब में। तो ये वो एक रिफ्लेक्शन था कि आम अरब किस तरह से सोचता है इसराइल के बारे में। हुकूमतें कुछ भी सोचती हैं, वो एक अलग एक चीज है। क्या आपको लगता है कि वही कॉशन है, वही डर है एमबीएस को भी आगे बढ़ने में? क्या पब्लिक की परवाह है उन्हें कुछ? क्या क्या लगता देखिए, है? ये सऊदी अरेबिया का रोल जो पहले था, इनके किंग सलमान के भाई किंग अब्दुल्ला, जिनका के इंतकाल हो गया कुछ साल हम्म, पहले, हम्म, उन तक जो सऊदी अरेबिया का की डिप्लोमेसी थी वो अलग। एमबीएस ने बिल्कुल बदला है उसे, इसमें कोई शक नहीं। उसने उस बात को बिल्कुल बदल दिया है। उस वक्त बहुत ही कॉशियस, उनकी डिप्लोमेसी बहुत कॉशियस रहती थी। वो ये अच्छा, कॉशन का वक्त भी था। वो ये चाहते थे कि बस हमारी हिफाजत रहे, शेखडम्स की हिफाजत रहे। और जब वो अरब स्प्रिंग में होस्नी मुबारक और उधर क्या नाम था उसका, जैनुल ट्यूनिसिया आबिदीन। के, हाँ? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबदीन, उनका ट्यूनिसिया में जब वो चले गए, तो उसने आके कहा कि भाई ये अब शेखडम्स और किंगडम नहीं जाएंगे। फिर वो दूसरा खेल शुरू किया गया, सीरिया वाला। हम्म, उसमें अभी न जाएंगे। हाँ। सीरिया का खेल दोबारा खुल गया है बाय द वे। हम्म, यानी वहां अब ये फायदा ही है। आपने एक सवाल किया था कि यूक्रेन की जंग में नया पहलू क्या है। जी जी। यूक्रेन की जंग में नया पहलू ये है कि उनका जो सबसे करीब तरीन, जिसको कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड डिफेंस सेक्रेटरी जॉर्ज बुश के कहा करते थे न्यू यूरोप, हम्म, यानी वो यूरोप जो कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद बना, यानी हम्म, गोया वो ममालिक जो कि सेंटकॉम के नहीं बल्कि वार्सो पैक्ट के मेंबर्स थे, हम्म, वो अब आजाद हो गए हैं और उसको हमने बनाया है। वो हमारा यूरोप है, वो न्यू यूरोप है। बाकी बाकी ये सब इनको छोड़ो। जर्मनी और फ्रांस वगैरह को वो मानता ही नहीं था। न्यू तो न्यू यूरोप का गढ़ था वार्सो। वार्सो में सफीर हैं अमेरिका के मार्क ब्रेजेंस्की, ज़्बिग्नेव ब्रेजेंस्की के साहबजादे। वो पूरे गोया स्पाइडर इन द वेब पूरे एरिया में कि इससे जो फॉल आउट होगा यूक्रेन से, उसको वो अमेरिका के लिए और यूक्रेन के लिए मैनेज करेंगे। ये था, ये रिश्ता था। आज पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम, बिल्कुल यू बॉर्डर है, जी अब जी। हम इनको हथियार नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? भेजेंगे इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमारा गल्ला, इनका गल्ला और मुसीबत आ गई है कहीं और रास्ते से। वो ब्लैक सी वगैरह के जो रूट्स थे, उनमें प्रॉब्लम आ गई है, कंट्रोवर्सी है। ये बिल्कुल बॉर्डर करीब है, तो जितना गल्ला है उन्होंने फ्लड कर दिया है पोलैंड वगैरह। तो पोलैंड का एग्रीकल्चरिस्ट मातम करता फिर रहा है भाई ये क्या हो रहा है, ये ये आप क्या कर रहे हैं। और यूरोप इस चाह रहा है कि ये इसको बर्दाश्त करे। देखिए, ये रियलिटीज जो है इनको लोग देखते नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब अब हम आपको हथियार नहीं देंगे, जाइए। तो गोया ये एक रिश्ता। अब क्या हो रहा है कि जो मामला है यूक्रेन वॉर का, वो किसी न किसी तरह से ये उनका समर काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। इसकी दुनिया में हर एक मान रहा है। अब ये, लेकिन ये है कि हम हार कैसे माने, क्योंकि हमारा भी नवंबर में इलेक्शन है बाइडेन साहब का, और ये भी एक पहलू है। तो ये चीजें जो है, अच्छा, एक अभी ताजा ताजा जो खबर आ रही है ये कि एक बड़ी रकम अमेरिका फिर देगा यूक्रेन को। मुलाकात हुई है जेलेंस्की और जो बाइडेन की। तो
ये बार बार पैसा भी देते रहना, हथियार भी देते रहना, और एक हाथ पीछे भी खींच लेना, ये इसके मानी क्या है? क्या ये वही है जो आप अब से पहले कहते रहे हैं कि वो जंग लंबी चलती रहे, बस बस ये इतना ही मकसद है? ये नवंबर तक कुछ न कुछ इससे कोई नतीजा ऐसा निकले, कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक कू करे बाइडेन साहब कि उनकी बहुत ज्यादा बदनामी ना हो। इस वक्त इस वॉर में उनकी बहुत बदनामी हुई है। उनको ये है कि बहुत ही गलत वॉर में ये चले गए। ये इंटरनल तमाम लोग ये कह रहे हैं, और इस पे ये इलेक्शन हार सकते अगर ये कैंडिडेट हुए तब। अभी तो उसी पे शुआ है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये उम्र इनकी ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर उम्र ज्यादा हो गई होती तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब कोई इस उम्र रसीदा प्रेसिडेंट को अपना 26 जनवरी का चीफ गेस्ट बना के न बुलाते। अभी अभी यहां से गए हैं और फिर आ रहे हैं। तो ये भी, इस पे भी एक नजर रखनी है कि हमारा मोहरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्शन है, वहां भी इलेक्शन है। इन रिश्तों को वो कैसे प्ले करेगा हिंदुस्तान? यानी 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 ये कि जीतेंगे साथ में, हारेंगे साथ में, ऐसा ही कुछ है? ऐसा अग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान अभी हाथ अपना पत्ता पूरा दिखा नहीं सकता। हिंदुस्तान बहुत ही, देखिए, चतुराई के साथ चल रहा कि ये भी शेख भी खुश न रहे, शैतान भी नाराज ना हो। लेकिन इसकी स्पेस श्रिंक अगर होती चली गई और वो बढ़ते चले जाएंगे कि भाई हमारी बात मानो, और ये दिखते चले जाएंगे कि दरअसल ये उधर हैं, तो पत्ते खुल जाएंगे। इन पत्तों को ये अभी मुबहम रखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका से दोस्ती खत्म भी नहीं करना चाहते, बढ़ा भी रहे हैं, और हथियार वगैरह की डील्स भी हो रही हैं, और सेंसिटिव मिलिट्री। अब देखिए कि चीन को अभी अमेरिका का माइंड जो है वो एक तरफ तो यह है कि हम चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए एक अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव शुरू करें, जो कि हिंदुस्तान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूरोप। अब देखिए यहाँ पे भी खेल क्या है, यानी जॉर्डन है उसमें, लेकिन इजिप्ट नहीं है, उसमें सीरिया नहीं है, उसमें ईरान नहीं है। तो ये गोया सबवर्ट करने के लिए एक चीज बनाई है। दोनों घोड़ों पे सवार हैं हमारे, मसलन MBS, इधर भी है, इधर भी है। उसी तरह हिंदुस्तान भी है, इधर भी है, उधर भी है, कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ। उस शाख उसके पहलू में दो, एक इस तरफ, एक इस तरफ। और मैं जो अचानक आ गया, एक उस तरफ, एक उस तरफ। ये है बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि वो आप बता रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इसलिए लोग एहतियात से चल रहे हैं। किसी एक तरफ से रिश्ते मुकम्मल खत्म नहीं कर रहे, किसी एक तरफ मुकम्मल एलाई नहीं हो रहे। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, और ये मोड़ आया है यूक्रेन जंग के बाद से, जिसमें बड़ी तब्दीलियां हमने देखी हैं, और आगे भी तब्दीलियों के देखने के इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कनाडा और भारत के बीच में खालिस्तान वाले मामले पर जो कुछ हो रहा है, वो एक मर्डर के बाद, और न सिर्फ कनाडा और भारत बल्कि खबर यह है कि जो बाइडेन ने भी मोदी जी से इस सिलसिले में जिक्र किया था G20 के दौरान, उसका भी काफी तफसील से जिक्र हुआ। और इजराइल और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात का मामला कहाँ तय होगा, किस तरफ जाएगा, टाइम लगेगा, वहां भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बार्गेनिंग हो रही है, बहुत ही मजबूती से, उस पर भी हमारी बात हुई। और यूक्रेन जंग के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है उसको लंबी खींचने के लिए आपने ये भी बताया कि ये जो बाइडेन के लिए ये बहुत ही खतरनाक और बदनाम करने वाली जंग साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।